तक आप लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। अब आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसा कि आपके कोर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 प्रकार की बताई गई हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या आप उसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से कह सकते हैं। जब दो अलग अलग अभिकारक आपस में मिलकर के पूर्ण रूप से मिलकर के क्या करें, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ संयोग करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और संयोजन करके एक यौगिक का उत्पाद का निर्माण करता है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल टॉस। कैल्शियम ऑक्साइड जल उत्पाद आएगा बुझा हुआ चूना। ये सूत्र आपका किसका है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। इसमें अभिक्रिया में आपने ज्यादातर देखा गया है कि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अच्छा, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करें, जिनके करने से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अभी आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और जल के संयोग से आपने क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यदि इसी प्रकार से अभिक्रिया में आपकी श्वसन अभिक्रिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ज्यादातर देखने को मिलता है, श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के भोजन को करने के पश्चात भोजन का पाचन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो ऊष्मा कहां से मिलती है, श्वसन के द्वारा मिलती है। श्वसन के द्वारा हमें जब श्वसन हमारे द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, उस समय पे ऑक्सीजन क्या करती है, विभिन्न प्रकार के अवकारकों को संयोजित करके ऊष्मा का उत्पादन करती है। इसलिए श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके पश्चात आप लोग दूसरी अभिक्रिया के बारे में देखें। दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, जस्ट इसका अपोजिट वियोजन। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल उत्पाद किसी ऊष्मा की उपस्थिति में या अन्य कारणों से दो या दो से अधिक अलग अलग उत्पाद में विभाजित हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कोई आप उदाहरण ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को गर्म किया जाए, ऊष्मा दी जाए, तो आपकी ऐसी अभिक्रिया बन जाएगी CaO प्लस CO2, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हुई है, आपका डेल्टा का निशान, इसका मतलब है इसको गर्म किया जा रहा है। अर्थात इससे निकलकर सामने एक चीज और आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे घर में भी आप लोग उपयोग करते हैं, दाल बनाते हैं, दाल चढ़ा दिया, तपेली में रख करके पानी डाल दिया, फिर जब उसको गर्म करेंगे, अर्थात उसको अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको ऊष्मा देना पड़ेगी, तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी इन दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो अधिकांशतः जो संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आती हैं, और वियोजन अभिक्रियाएं आपकी ऊष्मा शोषी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोग और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके किताब में दिए गए हैं, आप लोग इन किताबों को देख करके भी देख सकते हैं किस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है। कुछ अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जैसे एक दिया गया है आपका उदाहरण 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट रिएक्शन होती है और आपका बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन 2Ag प्लस Cl। ये आपके सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी आपके सूर्य के प्रकाश में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये हमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखते हैं तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एक
किसी यौगिक के साथ, किसी तत्व के साथ जुड़े हुए यौगिक को दूसरे यौगिक के साथ में जुड़ जाना, ये इसमें अभिकारक के साथ में जुड़ी हुई क्रिया का जो क्रिया कारक होता है, ये जो एक्टिव समूह होता है, क्या कह सकते हैं उसको, क्रियाशील समूह होता है, वो क्रियाशील समूह एक तत्व को छोड़ करके दूसरे तत्व के साथ में आकर के जुड़ जाता है, अर्थात उसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसे कहते हैं विस्थापन अक्रिया। इस विस्थापन अक्रिया के साथ आप देख सकते हैं आयरन Fe+CuSO4 = FeSO4 + Cu, यानी इसमें क्रियात्मक समूह SO4 कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अपक्रिया करके वो आयरन के साथ जुड़ जाता है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि क्रियात्मक समूह तभी जुड़ते हैं एक स्थान से दूसरे की जगह पर जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यदि किसी कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक के साथ में अधिक क्रियाशील वाले यौगिक तत्व की अभिक्रिया कराई जाए तो उसका जुड़ा हुआ क्रियाशील समूह है अधिक क्रियाशील वाले तत्व के पास पहुंच जाता है। इसमें इतनी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि कम क्रियाशील वाले तत्व का यौगिक अधिक क्रियाशील वाले तत्व के साथ तो जा सकता है, लेकिन तो इस विस्थापन अक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले यौगिक से उसको विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण कर देता है, किंतु कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व को यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ZnCuSO4 की क्रिया कराएंगे तो ZnSO4 और Cu बन जाता है। अब आप कहेंगे कि कौन सा कम यौगिक क्रियाशील है, कौन सा अधिक क्रियाशील है, इसके लिए आपके पेज नंबर 50 पे एक सारणी दी गई है, वो सारणी का अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है आपकी जो धातु है वो मुख्य रूप से आपकी पोटेशियम आती है, पोटेशियम और सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना। सोना इतनी कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु क्यों है, क्योंकि सोने में संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे लोहा है, आप लोग सामान्य तौर पर जंग लगना कहते हैं, संक्षारण की अच्छा उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। यदि लोहे को खुली अवस्था में वायु और नमी की उपस्थिति में 21 दिनों तक रख दिया जाए तो उसमें आराम जल्दी जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो संक्षारण हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोहा नष्ट होने लगेगा। लेकिन यदि सोने की बनी हुई वस्तु को 4 साल तक यदि आप गंदे नाले में डाले रखेंगे और जब निकालेंगे तो वो आपका चमकता हुआ सोना ही होगा, क्योंकि सोना संक्षारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सबसे कम क्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है। तो जब कम क्रियाशील होगा तो संक्षारण भी उसमें कम होगा, और अधिक क्रियाशील होगा तो उसमें संक्षारण भी अधिक होगा। इसके बाद आपका चौथा आता है द्विविस्थापन अक्रिया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा विस्थापन अक्रिया, अब आपका चौथा देखेंगे द्विविस्थापन अक्रिया। इसमें दिए गए समूह के साथ में दोनों अभिकारकों के क्रियाशील समूह एक साथ एक दूसरे के पास में विस्थापित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखने को मिलेगा, आप लोग देखेंगे, एक है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ में, तो होता क्या है, ये आपकी क्रिया हो जाएगी 2NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। यानी सोडियम समूह के साथ जुड़ा हुआ क्रियाशील समूह बेरियम के साथ, और बेरियम के साथ जुड़ा हुआ क्रियाशील समूह सोडियम के साथ। इस प्रकार से इसमें विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद जो आपके कोर्स में दी गई है वो अभिक्रिया आपकी आगे आती है, वो है इसी प्रकार आप अगली रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। आपकी रासायनिक अभिक्रिया है आपकी उपचयन। उपचयन को हम सामान्य भाषा में ऑक्सीकरण क्रिया भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन जैसे ऋण तत्वों को किसी यौगिक के साथ जुड़ना, किसी तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन कहते हैं उसको। अपचयन में ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जैसे धात्विक तत्व बाहर निकलते हैं, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जैसे धात्विक तत्व जुड़ते हैं और ऑक्सीजन जैसे तत्व बाहर निकलते हैं, वो आपकी अपचयन कहलाती है। तो उपचयन और अपचयन, जिस प्रकार से देखा आपने संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं, इसी प्रकार से आपकी अपचयन और उपचयन ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कॉपर Cu प्लस O2 = 2CuO, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर से जुड़ गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन क्रिया या ऑक्सीकरण क्रिया। अगली है आपकी अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया में क्या होता है, जैसे Cu के साथ में O है, CuO + H2,
तो CO कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो किसी अन्य यौगिक से जुड़ सकता है, बाकी मुख्य रूप से CO से निकल गया। ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी अपचयन। क्या कहलाएगी आपकी? अपचयन। ये देखने को मिला है अधिकांशतः, ये अभिक्रिया होगी आपकी उपचयन। हाँ, आगे मेरे कहने का तात्पर्य था कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है। ऐसी जैसे आपकी है, आपकी नीचे दी गई है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसमें अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलेगा तो ये कहलाएगी आपकी अपचयन। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन। और ये H2 और H2O, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में एक साथ होती हैं, इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स के नाम से जाना जाता है। रेडॉक्स, रेड माने रिडक्शन यानी अपचयन, और ऑक्स मतलब है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण या आपका उपचयन। ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इस पाठ में आपके दो चीजें और बची हुई हैं, एक है संक्षारण और एक है प्रतिगंधिता। तो संक्षारण, जैसा कि आप लोग संक्षारण शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, संक्षारण को आप जंगलग्ना नॉर्मल रूप से जानते हैं। संक्षारण होता है किसी धातु में अम्ल और